Hello students, welcome to another session of this chapter called the fundamental structure of life और जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं सेल के बारे में बात कर रहे हैं और in the last classes we are discussing about the prokaryotic cell and eukaryotic cell. Along with that we have also discussed about the structure of cell जिसमें हम लोगों ने बात किया था क्या कि कोई भी सेल हो उसका दो चीज जरूर प्रेजेंट रहेगा, एक जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी चीज प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोले थे, प्रोटोप्लाज्म बोले थे। और प्रोटोप्लाज्म का बात ये बोले थे कि प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। और इसके बाद ये भी डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड इन द प्लांट सेल, दैट इज सेल वॉल। तो आज हम लोग सेल वॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर देखा जाए सेल वॉल तो ये पाया कहाँ पर जा रहा है, तो दिस इज फाउंड इन द प्लांट सेल। ये प्लांट के सेल में देखने को मिलता है और इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, दिस इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। अच्छा, तो क्या अगर कोई बोल दिया जाए कि सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिलता है या और भी कहीं देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये हम सेल वॉल की बात करें, यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बट इसके अलावा अगर हम लोग बात किया जाए कि सेल वॉल और कहाँ देखने को मिलता है, तो हम लोग को बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, हम लोग को फंगस में देखने को मिलता है, सेल वॉल देखने को मिलता है। चलिए, तो अब हम लोग अगर बात करते हैं कि ये सेल वॉल बना किस चीज का है, तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज का बना हुआ है। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे की जानकारी आपको अच्छी रहेगी, 10th में जाइएगा, 11th 12th में जाइएगा, तो वहाँ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देता हूँ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सेलुलोज का बना हुआ है, बट इसके अलावा और क्या बना चीज मिला हुआ रहता है, तो हम लोग बोलते हैं हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज, इसके अलावा पेक्टिन्स प्रेजेंट रहते हैं और कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन। ठीक है, तो इन सभी चीजों से मिलकर बना हुआ रहता है सेल वॉल। अब अगर सेल वॉल की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर बैक्टीरिया में जो सेल वॉल किस चीज का बना हुआ रहता है, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल बना हुआ रहता है, बैक्टीरियल सेल वॉल, यहाँ पर लिख लीजिए, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन, सिर्फ नाम याद कर लीजिए, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना हुआ रहता है। और अगर पूछ दिया जाए कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन में क्या चीज रहता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन में दो चीज प्रेजेंट रहता है, नैम और साथ में इसके रहता है नैम। नैम और नैग दो कंपोनेंट्स रहता है जो कि मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकॉन का फॉर्मेशन करता है और उसी का सेल, उसी चीज से मिलकर बैक्टीरिया का सेल वॉल बना हुआ रहता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं फंगस में, तो फंगस में हम लोग का जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, मेड अप ऑफ काइटिन का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों से मिलकर सेल वॉल बना हुआ रहता है। बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं प्लांट का, तो प्लांट में किस चीज का बना हुआ है, सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, पेक्टिन्स और सम कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पर रहता है, तो दिस इज प्रेजेंट ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन द केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट, दिस सेल वॉल इज outermost layer of the cell, outermost layer of cell।
ये सेल का सबसे बाहरी वाला परत रहता है, लेयर रहता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब, अब ये बाहरी यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये काम क्या करेगा? तो अब इसको हम लोग बात करते हैं कि सेल वॉल का फंक्शन। अच्छा, सेल वॉल से थोड़ा सा पहले एक और चीज देख लीजिए कि सेल वॉल की और प्रॉपर्टी क्या रहती है कि दिस इज परमिएबल इन नेचर, दिस इज हार्ड एंड permeable in nature, permeable in nature, permeable in nature, ठीक है। और परमिएबल के पहले अगर फ्री लिख देते हैं तब तो और अच्छी बात है, मतलब फ्री परमिएबल इन नेचर रहता है। इसका मतलब क्या है, पहले दोनों चीजों को समझेंगे। हार्ड, दिस इज हार्ड बिकॉज दिस इज हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज पेक्टिन्स, ये सब के कारण रहता है। अच्छा, ये हार्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज एक्ट एज द प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन नेचर। प्रोटेक्टिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि दिस cell wall is going to protect the cell membrane and along with that the cell contents, यानी सेल कंटेंट्स और सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। दूसरी बात, ये फ्री परमिएबल है। फ्री परमिएबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अगर देखा जाए तो मान लिया कि ये एक बाउंड्री वॉल है और बाउंड्री वॉल में कोई गेट नहीं है। जैसे ये इतना बड़ा मान लीजिए एक गेट है और गेट में दरवाजा नहीं है, ठीक है ना, दरवाजा नहीं है, तो क्या हुआ, कोई भी आदमी आएगा और इस गेट को पार करते हुए चला जाएगा, ठीक है, इस तरफ क्रॉस कर गया। लेकिन अगर वहीं पर यहाँ पर क्या कर दिया जाए कि एक गार्ड लगा दिया जाए, गार्ड लगा दिया जाए और उसको एक ये बतला दिया जाए कि जिस आदमी के हाथ में अगर कोई कार्ड रहा, मतलब ग्रीटिंग कार्ड रहा, सिर्फ वही अलाउ होगा। तब दो कंडीशन हो गया, क्या चीज कि एक, बिना गार्ड का दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी आदमी चला जा रहा है, मतलब फ्री परमिएबल है, कोई रोक टोक वाला बात नहीं है, कोई आओ कोई चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से ये सेल वॉल होता है कि फ्री परमिएबल है, ये किसी को रोकने नहीं जा रहा है, ये आराम से इसके आर पार चला जाएगा, ठीक है। और अगर वही गार्ड प्रेजेंट कर दिए, सिलेक्टेड बंदा को ही ले जाएगा, तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन्स ही एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी एनीबॉडी कैन एंटर और एग्जिट थ्रू द डोर, और ऐसे टाइप को हम लोग क्या कर दिए, परमिएबल बोल दिए। तो इसीलिए बोल क्या रहे हैं कि दिस सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की बात कर रहे हैं, सेल वॉल की यूज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि दिस एक्ट एज द प्रोटेक्टिव नेचर, तो मतलब इसका सबसे पहला काम हो गया है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किसका, प्रोटेक्शन टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड कंटेंट ऑफ द सेल, कंटेंट्स ऑफ सेल, सेल के जितने भी कंटेंट्स हैं उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, क्योंकि ये हार्ड नेचर का है तो दिस गिव या दिस प्रोवाइड द शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ सेल, सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तीसरा काम इसका क्या हो सकता है, क्योंकि ये हार्ड है, रिजिड है, तो दिस विल प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, ठीक है। और चौथा बात क्या हम लोग बोल दिए कि दिस इज फ्री परमिएबल, फ्री परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस, सभी सब्सटेंस को फ्रीली अप एंड डाउन जाने देगा। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि जैसे लेट सपोज ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, तो ये प्लांट सेल है, तो मतलब इसका हो गया सेल वॉल,
इसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। चलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब इस प्लांट सेल को हम लोग एक ग्लास ऑफ वाटर में रख देते हैं, ठीक है, इसमें वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। लेट सपोज ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये तो पता होगा हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर नहीं पता है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये बात सुन लीजिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स रहते हैं। तो अच्छा, इसका मतलब, अच्छा चलिए, हमको इतना चीज समझाने से पहले हमको दो तीन चीजें बातें बतलानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कितना स्टूडेंट्स को पता होगा भी और कितने स्टूडेंट्स को नहीं होंगे। तो चलिए, हम एक क्वेश्चन पहले ये पूछ रहे थे। क्वेश्चन ये था कि लेट सपोज इसमें से, इस ग्लास ऑफ वाटर में से पानी इंटर किया, वाटर इंटर किया इनटू द सेल्स, और सेल में इंटर करने के बाद सेल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये सेल वॉल है, ये तो अपने स्थिति पर ही रहेगा। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरफ इस तरीके से श्रिंक कर जाए तो क्या होगा कि यहाँ पर पानी वगैरह जो रहेगा, यहाँ पर पानी रहेगा या सॉल्वेंट रहेंगे, वो किस टाइप का सॉल्वेंट रहेंगे, किस टाइप का सॉल्वेंट रहेंगे, ठीक है। तो सॉरी जी, यहाँ पर जो वाटर है दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये हाइपो नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यही सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर वाटर इंटर किया तो यहाँ पर किस टाइप का सॉल्यूशन रहेगा या फिर इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। तो चलिए, इतना को समझने के लिए हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज हम लोग टर्म यहाँ यूज कर लिए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि जैसे शुगर का एक सॉल्यूशन, एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें चीनी दे देते हैं तो वो सॉल्यूशन बनकर हो जाता है तैयार। तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिलकर बना हुआ रहता है। अब यहाँ बोलिएगा सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट जो घुल जाए सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं, यहाँ हम ले रहे हैं वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, etc, ये सब हम इसको सॉल्यूट बोल लेते हैं। तो जैसे हम एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो तीन टाइप का हमको सॉल्यूशन बनेगा। तो हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, क्वाइट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम ज्यादा हो, सोल्यूट का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या बोल रहे हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि हाइपो का मतलब होता है लेस, और लेस का मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट का अमाउंट कम कर दीजिए। जब सॉल्यूट का अमाउंट कम करेंगे तो जो सॉल्वेंट रहेगा उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। और जो तीसरा टाइप का है सॉल्यूशन उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसो का मतलब होता है इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो बराबर रहे, बराबर रहे। तो बराबर रहे तो उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। अब देखिए इसको कैसे हम लोग समझेंगे, जो हम क्वेश्चन पूछे हैं उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से एक तीन जार बनाते हैं। देखिए, एक हम जार बनाए, ये एक जार, ये और ये एक जार,
देखिए कंडीशन यहाँ बहुत कुछ समझने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये एक क्या है, सब ग्लास है, ये सब 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 ग्लास है। ग्लास 1, ग्लास 2 और ग्लास 3 फुल ऑफ वाटर, इसमें पानी भरा हुआ है, ये इतना तक सब में पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें लेट सपोज एक रेजिन डालते हैं। रेजिन का मतलब किशमिश डाल देते हैं तीनों में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वो प्लांट का ही सेल उसमें रहेगा। चलिए रेजिन डाल दिए, ये रेजिन या प्लांट सेल ही, या प्लांट सेल मान लीजिए इसको, प्लांट सेल। तो अब देखिए प्लांट सेल के पास कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा, क्या चीज, क्योंकि प्लांट सेल ऑटोट्रॉपिक रहता है तो इसके पास शुगर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सब में वही चीज बातें बोल रहे हैं। अब देखिए कि ग्लास एक में कोई चेंजेस, इसके शेप में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो ग्लास में जो वाटर है, इसमें क्या क्या रहेगा, वाटर रहेगा और प्लस सॉल्यूट रहेगा, यही रहेगा। तो ये जो सॉल्यूट है, और यहाँ पर जो प्लांट सेल में भी शुगर है, ये भी सॉल्यूट है। तो अब क्या हुआ कि प्लांट में जितना वाटर है, प्लांट सेल में जितना वाटर है, उतना ही वाटर का अमाउंट ग्लास में भी है। दोनों तरफ बराबर है वाटर का अमाउंट, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं, क्या चीज, ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए सेकेंड क्लास में क्या करते हैं कि लेट सपोज ग्लास वाले में सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा देते हैं, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा देते हैं। तो सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे लेट सपोज 100 वाटर मॉलिक्यूल्स है, 100 वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो अब इसमें हम ऐड कर दिए हैं 50 सॉल्यूट का ऐड कर दिए, मतलब सॉल्ट का अगर पार्टिकल ऐड किए हैं। तो अब इसमें हमको रेस्ट कितना वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाएगा, रेस्ट बच जाएगा 50। ठीक है, रेस्ट बच जाएगा 50। अब इस प्लांट सेल में लेट सपोज इसमें शुगर का अमाउंट शुगर का या सॉल्ट का अमाउंट कम है। तो इसके रिस्पेक्ट में अब यहाँ पर क्या हो गया, शुगर का अमाउंट कम है। ठीक है, तो अब इसके प्लांट सेल के, ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर में क्या होगा कि वाटर की होगी कमी, वाटर का अमाउंट हो जाएगा कम, और उसके रिस्पेक्ट में बाहर ग्लास में हो जाएगा वाटर का अमाउंट ज्यादा। ठीक है, तो वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होगा यहाँ पर वाटर का जो कंसंट्रेशन है ज्यादा है, ये हाई से लो की तरफ चला जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि यहाँ पर जो प्लांट सेल है वो हो जाएगा स्वेल, फूल जाएगा। किशमिश को देखे होंगे कि रात में पानी में डालते हैं तो क्या होता है, किशमिश स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, बिल्कुल अंगूर की तरह दिखने लगता है। तो उस कंडीशन में वैसे को हम लोग बोलते हैं कि ये जो ग्लास में जो वाटर है ये कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वहीं पर अब क्या करते हैं, थर्ड ग्लास में यहाँ पर सॉल्ट का अमाउंट और बढ़ा देते हैं, सॉल्ट या शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और बहुत कम हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में ये जो प्लांट सेल है इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है। तो अब क्या होगा, ये पानी सेल से बाहर के तरफ निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर ग्लास में पानी कम है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए वाटर बाहर निकलेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड ग्लास में ये जो सेल है ये श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा यहाँ पर, और श्रिंक कर जाएगा
तब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रखने पर कोई सेल श्रिंक कर जाए, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसी का एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो आपके घर में प्रेजेंट है पिकल, अचार जिसको बोलते हैं। उसमें क्या देखते हैं, नमक का अमाउंट बढ़ा हुआ रहता है। नमक का अमाउंट बढ़ने से क्या होता है कि हम लोग उस अचार को, उस पिकल को साल, 2 साल, 3 साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, यही मैकेनिज्म होता है कि अगर इन केस ऑफ कोई बैक्टीरिया या फिर कोई सेल इसमें इंटर कर जाए, बैक्टीरिया ही इंटर कर जाए, तो उसके जो प्लाज्मा, उसके अंदर में जो पानी रहेगा, वाटर रहेगा, वो सब नमक में ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि सभी पानी वहां से बाहर निकल जाएगा, बैक्टीरिया से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, आउट हो जाएगा, और जिसके कारण बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग उसको प्रिजर्व कर लेते हैं पिकल्स वगैरह को। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पड़ा हुआ है, और अगर इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होगा, इसमें नेक्स्ट में क्या होगा कि ये प्लांट सेल श्रिंक कर जाएगा। ये तो सेल वॉल ऐसे के ऐसे ही रह जाए, क्योंकि प्लांट सेल आर रिजिड वॉल, और इसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ये हो जाएगा सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब जो वाटर इंटर कर जाएगा इसमें, तो क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये सब में एक सॉल्यूट भरा हुआ रहेगा। तो वो सॉल्यूशन क्या रहेगा, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही भरा हुआ रहेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि जो सेल वॉल है दिस इज फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, ठीक है। तो अगर कोई पूछ दे तो अच्छा, तो इस कंडीशन को, ऐसा अगर प्लांट सेल वॉल दिखे, तो इस कंडीशन को हम लोग, कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। ये आपको नाइन्थ में शायद नहीं पढ़ना है, 10th में जरूर पढ़ना है प्लाज्मोलाइसिस। चलिए, तो ये तो एक बहुत बड़ा चीज आप डिस्कस कर लिए, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए क्या, सेल वॉल के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस क्या है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। इम्पोर्टेंट क्या है, इसको बोल दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, बोल दीजिए मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस सेल, इसको बोल सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल। सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि दिस कंट्रोल्स all the activity of cell, all the activity of cell, सेल के सारे एक्टिविटी को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो बात रही कि अब ये प्रेजेंट कहां पर आता है, तो दिस इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब अगर इसके शेप की बात करते हैं, शेप कैसा रहेगा, तो इसका शेप स्फेरिकल रह सकता है, स्फेरिकल और ओवल इन शेप, ओवल इन शेप। अब शेप की बात कर ही रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर देख लिया जाए, तो दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, ठीक है। अब यहाँ क्या बात करें, डबल मेम्ब्रेन, तो इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है, इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन, इनर
मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन दोनों को बीच का जो स्पेस रहता है, इन दोनों को बीच का स्पेस, ये जो स्पेस है इन दोनों लेयर के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस रहता है, उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मेम्ब्रेन है, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस फैशन। कैसे? तो बीच बीच में देखिए ये एक यहाँ पर एक स्लिट बना हुआ है, एक ओपनिंग बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? दिस इज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, छेद पड़ा हुआ है। ठीक है, सभी सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या बोल रहे हैं? अभी तक तो हम मेम्ब्रेन की बात कर लिए। अब मेम्ब्रेन के अंदर में, जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर में क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक उसी तरीके से इसके अंदर में, यानी इसके मेम्ब्रेन के अंदर में क्या प्रेजेंट रहेगा? तो न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इनसाइड द मेम्ब्रेन, inside the membrane nucleoplasm is present. Inside the membrane the jelly substances, लिख लीजिए, the jelly substances is present called nucleoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये साइटोप्लाज्म ही है। ठीक है ना, लेकिन न्यूक्लियस को पढ़ रहे हैं तो एक स्पेशल नाम दे दिया गया है कि ताकि हमको कोई साइटोप्लाज्म से और डिस्टरबेंस ना हो, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इजी स्टडी करने के लिए हम लोग इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिए। अब बोलिए कि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? तो ये तो ऐसे खैर 12th का ही चैप्टर का हम बात कर रहे हैं, 12th वालों को जो मेडिकल नीट करते हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। बट हो सकता है आप में से कुछ लोग नीट या मेडिकल की तैयारी के लिए होंगे, तो अभी से दिमाग में बात रखना शुरू कर दिए थोड़ी थोड़ी, कि ताकि आप +2 में जाते ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर लें। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में इंजाइम प्रेजेंट रहता है। इंजाइम में जैसे डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम रहता है। इसके अलावा यहाँ पर मैग्नीशियम रहेगा, मैग्नीशियम 2+। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पीएच फिक्स रखने के लिए पीएच मेंटेनेंस रहेगा। ये तमाम चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा जिंक भी रहेगा, मैग्नीशियम के अलावा जिंक भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये सब प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा अब और क्या प्रेजेंट रहेगा मेम्ब्रेन के अंदर में? तो इसके मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब यहाँ पर क्या बोल दिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट हो गया? जो भी चीज प्रेजेंट है जेली लाइक सब्सटेंसेस, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिए। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में क्या देखते हैं कि इसमें एक धागे के जैसा इस टाइप से स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस धागे जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इसको बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल मतलब दिस इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन मटेरियल है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहीं पर ये क्रोमोसोम जब दिखता है तो वहीं पर क्या देखते हैं कि बीच में या कहीं कहीं पर एक डार्क स्पॉट देखने को मिलेगा। डार्क स्पॉट, डार्क स्पॉट तो नहीं हुआ, यहाँ पर हम ये करते हैं, डार्क स्पॉट इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस डार्क स्पॉट को क्या बोलेंगे? तो इस डार्क स्पॉट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग क्या बात करें कि ये चलिए आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर पोर का काम क्या है? तो न्यूक्लियर पोर का काम ये है कि मटेरियल, ये साइटोप्लाज्म में चूंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म के बीच में अगर कोई मटेरियल एक्सचेंज करना हो तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमोसोम जिसको बोल रहे हैं,
तो ये किस चीज से बना होता है? तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। चलिए हम लोग इसके आगे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, डबल लेयर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल की बात कर रहे हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल में क्या बोल रहे हैं कि दिस इज ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम। और अगर ये क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए शॉर्ट में बोलते हैं दिस इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ? वैसा मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सके। जैसे हम लोग अगर अपने माता पिता के संतान हैं तो हम लोग को कुछ कैरेक्टर मदर से मिलता है, कुछ कैरेक्टर फादर से मिलता है। मतलब कि मदर और फादर से कुछ क्रोमोसोम, कुछ डीएनए हम में आया है और इसीलिए हम अपने मदर और फादर के जैसे दिखते हैं। तो क्या हुआ कि मदर और फादर से वो डीएनए ट्रांसफर हुआ है हम में, और ऐसा मटेरियल जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, इसमें आप इतना ही समझिए। हाँ, इसी में हम लोग अगर डीएनए की अगर बात करेंगे तो, और अगर जानना चाहेंगे तो डीएनए के बारे में भी हम लोग स्पेशली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए की बात कर लिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड डीएनए contains the smaller segment, contains the smaller part called gene। जीन के अंदर, डीएनए के अंदर में एक छोटा सा यूनिट रहता है जिसको हम लोग जीन बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो अब क्रोमेटिन मटेरियल की बात, क्या हम लोग बात किए थे? न्यूक्लियोलस की बात किए थे। तो न्यूक्लियोलस क्या है? तो न्यूक्लियोलस इज द डेंस पार्ट ऑफ द, क्या चीज? डेंस पार्ट विद इन द न्यूक्लियस, डेंस पार्ट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और अब ये डेंस पार्ट किसका है? तो डेंस पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर, या वी कैन से दैट द डीएनए का डेंस पार्ट जो एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट in non-dividing cell एंड इसमें प्रेजेंट क्या रहता है? तो दिस कंटेन्स large amount of RNA। बस समझ लीजिए RNA इसमें रहता है, क्योंकि यहाँ हम डीएनए की बात कर रहे हैं बट यहाँ पर आरएनए रहता है। उसको यहाँ पर न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर आप लोग को नहीं पढ़ना है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात कर लिए, न्यूक्लियस के बारे में बात कर लिए। अब अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में क्या क्या हो गया? तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया कि इट कंट्रोल्स, यानी न्यूक्लियस कंट्रोल्स all the activities of cell, all the activities of cell, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल which is responsible for the transmission of genetic information। ठीक है, और तीसरी बात कि
कि जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें राइबोसोम, जो कि हम लोग जानते हैं राइबोसोम, उसका फॉर्मेशन होता है। तो वी कैन से दैट द न्यूक्लियोलस इज द साइट within the nucleus where ribosomes are formed। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या आज देखें, सेल वॉल के बारे में थोड़ा डिटेल से देखें, न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से देखें। अब इसके बाद हम लोग, अच्छा यहाँ पर हम लोग एक बात अब क्या पढ़े कि दिस न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, डबल लेयर का बना हुआ है। तो अब हम अपने सेल में देखेंगे क्या कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच इज मेड अप ऑफ, या घिरा होता है सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन सा, एक तो हम लोग पढ़िए न्यूक्लियस, दूसरा पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा पढ़ेंगे प्लास्टिड, जो कि 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब के सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।